दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस दफ्तर पर लगे बैनर में राहुल गांधी को बताया गया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों ने बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। चुनावों से पहले गठबंधन के सहयोगियों में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अब पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। ताजा मामला अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सामने आया है। लखनऊ में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने पार्टी दफ्तर के सामने राहुल गांधी को साल 2024 में प्रधानमंत्री दिखाने वाला एक होर्डिंग लगाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए पोस्टर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का भी आह्वान किया गया है। इस पोस्टर वार के बाद अब यूपी की राजनीति गर्मा गई है। इस पोस्टरबाजी पर सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी चुटकी ली है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों पर दबाव बनाने का यह प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव की पार्टी ने भी अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया था। उसमें अखिलेश यादव को 2024 के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया गया था। और बड़ी खबर, ईडी की कड़ी कार्रवाई पर जमकर भड़के सचिन पायलट। बोले बीजेपी कमजोर पड़ रही है इसीलिए एजेंसियों का कर रही इस्तेमाल। दरअसल राजस्थान में ईडी की कड़ी कार्रवाई पर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ेगी तो वो जांच एजेंसियों का ही दुरुपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है उनकी टाइमिंग बहुत संदिग्ध है। देश और प्रदेश इसे बहुत ही गंभीरता से देख रहा है। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस के जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर रेड डाली गई है, यह इस बात का संकेत है कि अगर बीजेपी राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ेगी तो वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी और लोगों में डर पैदा करेगी। हम इसका विरोध करते हैं। बता दें कि राजस्थान में गुरुवार को हुई ईडी की कड़ी कार्रवाई पर सियासत ज्यादा गर्मा गई है। केंद्र सरकार लगातार कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। केंद्र की बीजेपी सरकार पर केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी पर बीजेपी पर जमकर भड़के गोपाल राय। बोले राजस्थान चुनावों में हार तय देखकर बौखला गई बीजेपी, चुनाव जीतने के लिए ईडी का कर रही इस्तेमाल। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद से सियासी भूचाल की स्थिति है। वहीं ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री गोपाल राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी से साफ है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। इसे देखते हुए बीजेपी केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनाव को जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी हार को तय देखकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बौखलाई हुई है। बीजेपी वहां पर निश्चित रूप से चुनाव हार रही है। छापेमारी कराने के बावजूद बीजेपी पार्टी की हार को बचा नहीं पाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी निश्चित तौर पर राजस्थान में चुनाव हारेगी। अगली बड़ी खबर, ईडी के छापे पर भड़क गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बोले परसों रेड मारने के लिए 5 नेता पहले ही ढूंढ ले बीजेपी। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके बेटे वैभव गहलोत को ईडी द्वारा समन भेजने और राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी करने के एक्शन पर पलटवार किया है। ईडी की इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के हालात अब चिंताजनक हो गए हैं और देश में सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो हालात बना रखे हैं इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। ये इनको गलतफहमी है। अभी हम और भी गारंटियां देने वाले हैं, 5 और गारंटी देने वाले हैं। इनको तैयारी कर लेनी चाहिए और 5 और नेताओं को चुन लेना चाहिए ताकि कल हम जब गारंटी दें तो वो पहले से ही तय कर लें कि परसों उन 5 के घर पर छापा मार सकें। अशोक गहलोत का कहना है कि झुंझुनू की रैली में कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी जनता को दी थी उससे बीजेपी सरकार घबरा गई है और इसीलिए ईडी की कड़ी कार्रवाई अगले दिन राजस्थान में हुई है। उन्होंने इसी के साथ इस तरीके की कार्रवाई को चिंताजनक जताते हुए कहा कि इस तरीके की घटनाओं से देश में एजेंसियों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने ले लिया बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अकबर वाले बयान पर थमा दिया नोटिस। पूछा आपके खिलाफ क्यों ना की जाए कड़ी कार्रवाई। दरअसल छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अकबर वाले बयान पर गुरुवार को नोटिस थमा दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह टिप्पणी राज्य के मंत्री मोहम्मद अकबर को निशाने पर लेते हुए की थी। चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्वा शर्मा से सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव
चुनाव आयोग ने नोटिस में सवाल किया कि क्यों ना आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इसको लेकर आप अपना जवाब दें। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा कि कोई भी पार्टी या फिर उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती हो, आपसी नफरत को पैदा कर सकती हो या फिर विभिन्न जातियों व समुदायों, धर्मों या भाषाओं के आधार पर तनाव को पैदा कर सकती हो। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा था कि एक अकबर अगर एक जगह पर आता है तो वो 100 अकबर को बुलाकर लाता है। ये बात भूलिए मत। इस कारण जितनी जल्दी हो सकता है उस अकबर को आप विदा कर दीजिए, नहीं तो ये माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। इसीलिए चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को भी जारी कर दिया नोटिस। पीएम मोदी को लेकर प्रियंका गांधी ने किया था झूठा दावा। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को भी नोटिस जारी करा जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी से 30 अक्टूबर की शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। दरअसल प्रियंका गांधी ने राजस्थान के दौसा में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर को दिए गए दान का लिफाफा खोला गया तो उसमें मात्र 21 रुपए निकले। इसको लेकर बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इसमें प्रियंका गांधी के भाषण का एक वीडियो भी शामिल किया गया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा कि 20 अक्टूबर को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाषण के दौरान एक बयान दिया और आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रियंका गांधी आचार संहिता से ऊपर हैं? धार्मिक भावनाओं से आप झूठ नहीं फैला सकते, धार्मिक भावनाओं से प्रचार भी नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और यह जवाब प्रियंका गांधी को 30 अक्टूबर की शाम तक देना होगा। आपको यह भी बता दें कि फैक्ट चेक ने इस दावे को खोखला पाया है। जिस लिफाफे की बात की जा रही है, पीएम मोदी ने वो लिफाफा नहीं डाला था, बल्कि पीएम मोदी ने बिना लिफाफे के ही पैसे डाले थे। यह दावा पीआईबी फैक्ट चेक ने भी झूठा पाया है। इसी को लेकर बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी और अब चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को दे दिया जोर का झटका। चुनाव आयोग ने मोदी सरकार से कहा कि चुनावी राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को आयोजित न करें। दरअसल निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को चुनावी राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित नहीं करने की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 5 दिसंबर तक यात्रा आयोजित न की जाए। पांचों राज्यों में चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। देश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं और उसके लाभ के बारे में लोगों को बताने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर से होने वाली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इससे पहले सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि आचार संहिता हटने के बाद चुनावी राज्यों में यह यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अब से सूचना, शिक्षा और संचार की गाड़ियों में रथ शब्द का उपयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में लगभग 18,000 स्थानों पर सरकारी योजनाओं का प्रचार करने वाले वाहनों से रथ शब्द हटाने का निर्णय लिया गया है। चंद्रा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पर मुख्यमंत्री शिंदे ने बोला जबरदस्त हमला। बोले चाहे कितने भी रावण एकजुट हो जाएं, लेकिन मोदी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। दरअसल महाराष्ट्र के श्रेणी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि 2024 में चाहे कितने भी रावण एकजुट हो जाएं, इंडिया गठबंधन वाले एक हो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह पत्थर की लकीर है। पीएम मोदी ने गुरुवार को अहमदनगर जिले का दौरा कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने जब यह बयान दिया तब पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर ही मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने आगे विपक्षी गठबंधन पर हमला जारी रखते हुए कहा कि चाहे कितने भी रावण एकजुट हो जाएं, इंडी गठबंधन वाले इकट्ठा हो जाएं, लेकिन मोदी का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ने लाखों करोड़ों लोगों के सपने को पूरा किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना आपने पूरा कर दिया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। हमारे बाला साहेब ठाकरे का भी सपना आपने ही पूरा किया है। करोड़ों राम भक्त आपसे बेहद खुश हैं। इसीलिए कितने भी रावण एकजुट हो जाएं, इंडिया गठबंधन वाले एकजुट हो जाएं, आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे 2014 में इकट्ठा हुए थे, 2019 में इकट्ठा हुए थे, लेकिन देश की जनता आपके साथ है। इसीलिए 2024
2024 में भी पूरी ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह पत्थर की लकीर है, एक मोदी सब पर भारी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को राम मंदिर का क्यों दिया गया न्योता? संजय राउत के इस बयान पर अब राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने बोला जबरदस्त हमला। बोले वो ऐसे ही सड़कों पर घूमते रहेंगे। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर अब राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा था कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की क्या जरूरत थी। संजय राउत के इस बयान पर अब मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि लोग अपनी विचारधारा के अनुसार ही बात करते हैं। संजय राउत को यहां पर चुनाव ही दिखाई दे रहा है। मुख्य पुजारी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा, आस्था, विश्वास और भक्ति का विषय है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले भी उन्होंने भूमि पूजन किया था। अब जब मंदिर लगभग बन चुका है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी तो प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह भक्ति और विश्वास का विषय है। जहां तक राजनीति और चुनाव का सवाल है तो ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए वो सत्ता में हैं और आगे भी रहेंगे। जो लोग भगवान राम का विरोध करते हैं वे सड़कों पर घूम रहे हैं और ऐसे ही घूमना जारी रखेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर मचा बवाल। अब बीजेपी ने अशोक गहलोत पर बोला जमकर हमला। बोले अब बेटे का नंबर आ गया तो बौखला गए अशोक गहलोत। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 70 लाख युवाओं का भविष्य जिस पेपर लीक की घटनाओं के कारण अंधकारमय हुआ है, उन 70 लाख युवाओं में किसान, गरीब, दलित, आदिवासी वर्ग के बेटे और बेटियां शामिल थी। इसको लेकर अशोक गहलोत बार बार सख्त कार्रवाई और कानून बनाने का स्वांग रचते रहे। उन्होंने अनेक बयान भी दिए थे, लेकिन जब कार्रवाई का समय आता है और इस पेपर लीक के तार उनके लोगों से जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं तो उनको राजनीतिक प्रतिशोध याद आता है। यह दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान की जनता जान चुकी है कि किन लोगों की मिलीभगत की वजह से आरपीएससी के पेपर लीक हुए थे। शेखावत ने आरोप लगाया कि जब बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो मुख्यमंत्री तिलमिला जाते हैं। उन्होंने कहा कि 70 लाख युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया, उन्हें चिंता नहीं, लेकिन जब बेटे का नंबर आ गया तो बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बौखलाहट और तिलमिलाहट अब साफ तौर पर देखी जा रही है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल ने भी राजस्थान में गाड़ दिया झंडा। आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी अपनी पहली लिस्ट। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने पहली सूची में कुल 23 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले राजस्थान कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट में कुल 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाहर अपनी जमीन को तलाश रही है। केजरीवाल और पार्टी के शीर्ष नेता कई दौरे कर चुके हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल काफी तेज है। इस बीच राजस्थान में ईडी की कार्रवाई की वजह से दिन भर माहौल गर्माता रहा। राज्य में सियासी हलचल का माहौल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन मिलने के बाद से केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी काफी तेज हो गई है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी राजस्थान की दो बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटे हैं। पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी अपनी जमीन तलाश रही है। राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 23 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश की संस्थाओं का बना दिया मजाक, विरोधियों को गिराने और डराने के लिए की जा रही ईडी की कार्रवाई। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी ने छापा मारा है। छापेमारी पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने देश की सभी संस्थाओं को एक मजाक का पात्र बना दिया है। हर तरीके से बीजेपी हताश है और उन्हें लग रहा है कि जनता का विश्वास अब उन पर से कम हो रहा है, इसीलिए इस तरीके की कार्रवाइयां चल रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने देश के सभी संस्थाओं का मजाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अब तो लोगों को हैरानी भी नहीं होती है। अब तो लोग पहले ही कह देते हैं कि राजस्थान में चुनाव है तो बीजेपी ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव है तो ईडी वहां के विरोधियों के घर पर छापे मार रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, तो जहां पर चुनाव है वहां ईडी छापा मारेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी किसी भी तरीके से अपने विरोधियों को गिराना चाहती है। उन्हें बैकफुट पर लाने के लिए, डराने के लिए और गिराने के लिए ही ये सभी कार्रवाइयां चल रही हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को बना दिया गधा, इसीलिए गधे पर बैठकर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचा निर्दलीय प्रत्याशी। दरअसल चुनावी माहौल के बीच मध्य प्रदेश में अजब गजब नजारे देखने को मिल रहे हैं। गुरुवार को बुरहानपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी विरोध स्वरूप गधे पर बैठकर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने एसडीएम कार्यालय पहुंचा। प्रत्याशी का नाम प्रियांक सिंह ठाकुर बताया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस ने जनता को गधा बना दिया है, इसीलिए वो गधे पर बैठकर अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार ने 17 नवंबर को मतदान होगा, इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश में अवकाश घोषित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर बोला जमकर हमला। बोले कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। दरअसल महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि शरद पवार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर केवल राजनीति की है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब उनके उत्पादों के लिए एमएसपी का पैसा सीधा उनके बैंक खातों में मिल रहा है। पीएम मोदी पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्रेणी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने शरद पवार का नाम लिए बिना कहा कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर केवल राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता ने देश के कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, किसानों के नाम पर केवल राजनीति की है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में बीजेपी से हाथ मिला सकती है जनसेना। गृह मंत्री अमित शाह से पवन कल्याण ने की मुलाकात। दरअसल तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और जनसेना पार्टी यानी जेएसपी के बीच में चल रही चुनाव पूर्व गठबंधन की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जेएसपी के संस्थापक पवन कल्याण ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि जेएसपी के सूत्रों के मुताबिक पवन कल्याण ने अमित शाह से मुलाकात की है। ऐसा माना जा रहा है कि जनसेना अब बीजेपी के साथ में गठबंधन करेगी। अगली बड़ी खबर, 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे देश में मनाया जाएगा भारी जश्न। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। इस अवसर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को स्वीकार करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया है और खुद पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी और लोगों से इस अवसर का जश्न मनाने के लिए देश भर के मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। आपको बता दें कि इस दिन पूरे देश में भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे और पूरे देश में भारी जश्न मनाया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।